देखिए आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आकार पूछेगा आपसे तो इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब समझिएगा इसका कालखंड के बारे में। इसका कालखंड के बारे में देखेंगे तो कार्बन डेटिंग के अनुसार बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 1700 बीसी तक है, मतलब 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक है। किसके अनुसार? कार्बन डेटिंग के अनुसार। डीपी अग्रवाल के अनुसार बताया गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता का कार्यकाल है वो 2300 बीसी से 1750 बीसी है, ठीक है। आगे जॉन मार्शल बताए कि 3250 से 2750 बीसी है सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल, ठीक है। कार्बन डेटिंग के अनुसार 2400 बीसी से 1700 बीसी, ठीक है। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रथम अवशेष मिले थे वह कांसा धातु मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम अवशेष क्या मिले थे? कांसा धातु मिले थे। और कांसा जो है ये किसका मिश्रण है? तो तांबा प्लस टीन का मिश्रण है। तांबा प्लस टीन का मिश्रण है कांसा धातु, ठीक है। अब देखिए खोज की बात देखेंगे। देखिए खोज देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। हड़प्पा सभ्यता को खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे दयाराम साहनी, ये कब किए थे? ठीक, तो ये किए थे 1921 में। कब किए थे? 1921 में किए थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, ठीक है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? इसके खोज किए थे रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? रखाल दास बनर्जी किए थे मोहनजोदड़ो की खोज। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कब किए थे? तो 1922 में किए थे। रखाल दास बनर्जी कब किए थे मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 में किए थे, ठीक है। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के 4 भौगोलिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 भौगोलिक नगर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के 4 भौगोलिक नगर कौन कौन है तो समझिएगा। ये 4 दिशा में जो है 4 भौगोलिक नगर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से, ठीक है। तो उत्तर में पूछेगा आपसे कि उत्तर में कौन सा शहर पड़ता था? तो मांडा पड़ता था। और मांडा कहाँ पड़ता है? तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो वह चीनाव नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है मांडा? तो चीनाव नदी के किनारे स्थित है, ओके। अब देखिएगा दक्षिण में दैमाबाद पड़ता था। दक्षिण में दैमाबाद पड़ता था। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और दैमाबाद में क्या चीज के अवशेष मिले हैं? तो तांबे का रथ मिला है। क्या मिला है? तांबे का रथ मिला है। कहाँ पे? दैमाबाद में। अब देखिएगा दैमाबाद जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह है परबदा नदी के किनारे। दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये परबदा नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे पूरब में पड़ते हैं आलमगीरपुर। पूरब में कौन सा शहर पड़ता है? आलमगीरपुर, ठीक है। और आलमगीरपुर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आलमगीरपुर से रोटी बनाने का बेलन मिला है। आलमगीरपुर से रोटी बनाने का बेलन मिला है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। पश्चिम में जो है यह सुतकांगे डोर पड़ता है। पश्चिम में सुतकांगे डोर पड़ता है, ठीक है। और सुतकांगे डोर जो है ये दास नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर दास नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और सुतकांगे डोर से क्या मिले हैं? सुतकांगे डोर से मिले हैं प्राकृतिक चट्टान। सुतकांगे डोर से क्या मिले हैं? प्राकृतिक चट्टान। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ना दैमाबाद जो है परबदा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोलिएगा कि गोदावरी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलिएगा। क्योंकि गोदावरी जो है ये परबदा की ही सहायक नदी है, ठीक है। परबदा की ही सहायक नदी है, इसलिए भूलिएगा नहीं। आगे
आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये कितना है? तो ये 1400 किलोमीटर है। कितना है? ये 1400 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। पश्चिम से पूर्व में कितना विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो 1600 किलोमीटर विस्तार है। 1600 किलोमीटर विस्तार है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, ये बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डीप से गिरता है ना, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, तो उत्तर से दक्षिण 14 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 16 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं ये सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? तो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो निर्माण पद्धति थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो निर्माण पद्धति थी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यह जो थी यह ग्रिड पद्धति से निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पद्धति थी, निर्माण पद्धति, ये ग्रिड पद्धति से निर्मित थी। ठीक है, मतलब जालनुमा थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ईंटों के प्रकार आपको देखने को मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अनुपात में देखने को मिलेगा। लंबाई, ईंटों की जो लंबाई हुआ करती थी ये 4 रखी गई थी। ठीक है, चौड़ाई बोलेंगे तो ईंटों की चौड़ाई 2 रखी गई थी। ऊंचाई बोलेंगे तो ईंटों की चौड़ाई 1 रखी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इंच बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अब देखिएगा, देखिए, इसमें जो नियोजित शहर थे, पश्चिमी टीले अधिक ऊंचाई पे था। इसमें नियोजित शहर जो थे, जैसे पश्चिमी टीले जो थे ये अधिक ऊंचाई पे थे, जिसे दुर्ग कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और इसमें कौन रहते थे? पश्चिमी टीले में कौन रहते थे? तो पंडित लोग रहते थे। कौन रहते थे? पंडित लोग रहते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पूर्वी टीले की ऊंचाई जो थे ये बहुत कम थे। पूर्वी टीले की ऊंचाई जो थी ये बहुत कम थी और इसे नगर कहा जाता है। इसे नगर कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिए, इसमें जो रहते थे इसमें सैनिक लोग निवास करते थे, मतलब सैनिक लोग रहते थे। पश्चिमी टीले में पंडित लोग और पूर्वी टीले में सैनिक लोग रहा करते थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं धौलावीरा, यह ध्यान समझिएगा। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धौलावीरा का क्या अर्थ होता है? सफेद कुआं होता है। और यहाँ के भवन जो थे ये 2 मंजिल के हुआ करते थे। यहाँ के भवन जो थे ये 2 मंजिल के हुआ करते थे। ठीक है, धौलावीरा में इसका दरवाजा जो है, मतलब धौलावीरा के जो दरवाजा थे ये पीछे की ओर खुला करते थे। पीछे की ओर खुला करते थे, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, नोट में लिखा गया है, चौहंद्रो जो है पहला ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित नहीं था। चौहंद्रो पहला ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित नहीं था, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ईंटों में 3 प्रकार के ईंटें हुआ करते थे। ईंटों में 3 प्रकार की ईंटें हुआ करते थे जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ करते थे। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और एल आकार की ईंटें। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और एल आकार की ईंटें। ओके, आप समझिएगा। देखिए, कच्ची ईंटें जो थे ये चबूतरे बनाने में काम आते थे। कच्ची ईंटें चबूतरे बनाने में काम आते थे। पक्की ईंटें का जो काम हुआ करता था ये बड़े भवन बनाने में काम आता था। पक्की ईंटें का इस्तेमाल कहाँ करते थे? बड़े भवन बनाने में इसका काम हुआ करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिए ध्यान समझिएगा। तो कच्ची ईंटें चबूतरे बनाने में, पक्की ईंटें बड़े भवन बनाने में, और एल आकार के जो ईंटें हुआ करते थे, एल आकार की ईंटें, इसमें जो है भवन मकान के किनारे में लगाने में इसका इस्तेमाल होता था। भवन के मकान, मतलब भवन या मकान बोल सकते हैं। ठीक है, किनारे में, भवन या मकान के किनारे में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं, मतलब पशुपालन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे चावल का जो उत्पादन हुआ करते थे ये लोथल और रंगपुर से हुआ करते थे। चावल का उत्पादन लोथल और रंगपुर से हुआ करते थे।
आगे है कपास का उत्पादन। कपास का जो उत्पादन हुआ करते थे ये सिंधु घाटी के लोग करते थे। कपास का उत्पादन कौन करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग करते थे। ठीक है, आगे है कपास को समझिएगा। कपास जो है ये मेसोपोटामिया के जो लोग थे, कपास को क्या कहते थे? सिंधु कहते थे। कपास को सिंधु कहते थे। कौन कहते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग कहा करते थे। ठीक है, यूनानी लोग जो है कपास को क्या बोलते थे? कपास को क्या बोलते थे? तो कपास को जो है सिंधु बोलते थे, सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे? कपास को सिंडन बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे यूनानी लोग? कपास को सिंडन बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य समझते हैं। ठीक है, जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहां पड़ता है? तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगा कहां पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बने हल कहां से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। मिट्टी से बने जो हल मिले हैं ये कहां से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। ओके, तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या लिखा गया है। घोड़ा और हाथी को पालतू पशु नहीं बनाया गया, लेकिन इससे लोग परिचित थे। मतलब घोड़ा और हाथी से लोग परिचित थे, जानते थे, लेकिन पालतू पशु नहीं बनाया गया था इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, देखिए घोड़े के अस्थि पंजर, मतलब घोड़े के अस्थि जो मिले हैं यह कहां से मिले हैं? सुतकोड्डा से मिले हैं। कहां से मिले? सुतकोड्डा से मिले हैं। ठीक है, गेंडा का उल्लेख कहां से किया गया है? आमरी से किया गया है। गेंडा का उल्लेख कहां से किया गया है? आमरी से किया गया है। ओके, अब यहां समझिएगा, ये लोग जो है कोबर वाले सांड से परिचित थे। ये लोग क्या थे? कोबर वाले सांड से परिचित थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या ये लोग कोबर वाले सांड से परिचित थे? तो बोलिएगा हाँ थे। ठीक है, ये लोग जो है किसको पालतू बनाया, किसको पालतू नहीं बनाया? तो याद रखिएगा, घोड़ा और हाथी को पालतू नहीं बनाया था, लेकिन इससे लोग परिचित जरूर थे। ठीक है, आगे देखिएगा। ये लोग जो है व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं करते थे। ये लोग व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं करते थे। ठीक है, मतलब कि व्यापार जो हुआ करते थे वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करता था। मतलब कि आप अगर किसी को गेहूं देते हैं तो गेहूं के बदले आपको चावल दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पैसा का यहाँ इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, तो मुद्रा विनिमय के आधार पर यहाँ व्यापार होता था। आगे है आयात जो हुआ करते थे, आयात और निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात जो हुआ करते थे ये बंदरगाह की सहायता से हुआ करते थे। आयात और निर्यात जो है बंदरगाह की सहायता से हुआ करते थे, जिसमें प्रमुख बंदरगाह जो थे वो लोथल थे। आयात निर्यात कहां से हुआ करते थे? बंदरगाह से हुआ करते थे। और प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो वो लोथल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए यही चीज लिखा गया है, प्रमुख कच्चा माल। देखिए यहां समझिएगा, देखिए वही चीज है। देखिए प्रमुख कच्चा माल समझिएगा, प्रमुख कच्चा माल के उत्पादन में कौन आगे थे समझिएगा। तांबा, तांबा का जो उत्पादन हुआ करते थे, तांबा जो आयात हुआ करता था, ठीक है, ये खेतरी से हुआ करता था। और खेतरी कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। एक्चुअली अभी भी जो है तांबा का उत्पादन राजस्थान में ही होता है, खेतरी नामक जगह में। आगे है टीन। टीन का जो इस्तेमाल हुआ करता था, टीन कहां से आयात हुआ करता था? ठीक है, तो टीन अफगानिस्तान से आयात हुआ करता था। कहां से? अफगानिस्तान से आयात हुआ करता था। चांदी, चांदी कहां से हुआ करता था आयात? तो बदख्शां से आयात हुआ करता था। बदख्शां कहां पड़ता है? तो अफगानिस्तान में पड़ता था। ठीक है, AFG। आगे है लाजवद। लाजवद का आयात कहां से होता था? तो मेसोपोटामिया से हुआ करता था। लाजवर्त का जो आयात हुआ करता था मेसोपोटामिया से हुआ करता था। आगे है गोमेद। गोमेद का आयात हुआ करता था सौराष्ट्र से। और सौराष्ट्र कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गोमेद का आयात सौराष्ट्र से हुआ करता था और सौराष्ट्र पड़ता था गुजरात में। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां समझिएगा। शीशा, शीशा कहां से आयात हुआ करता था? ईरान से। शीशा आयात जो हुआ करता था ये ईरान से हुआ करता था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता। अब धर्म के बारे में देखते हैं, मतलब कि धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें मंदिर की चर्चा नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिर का कोई चर्चा नहीं किया गया है। ये लोग जो है उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, मतलब कि उर्वरता की देवी मतलब भूमि की पूजा करते थे। इसका कहना था भूमि मुझे अन्न देती है, अनाज देती है, तो इसलिए हम भूमि की पूजा करेंगे। ठीक है, और समझिएगा आगे, ये जो है पेड़ की पूजा करते थे। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, और शिव की पूजा करते थे। ठीक है, पेड़ और शिव की पूजा करते थे, उर्वरता की भूमि की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मोहनजोदड़ो से जो है स्वास्तिक चिन्ह मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो दर्शाता है सूर्य देवता को। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किसको दर्शाता है, कौन से देवता को? तो सूर्य देवता को ये दर्शाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी में जो मुहर मिला है जिनमें पशुपति की आकृति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर है उसमें किसकी आकृति है? तो पशुपति की आकृति है। ठीक है, और जिसमें और भी चित्र बने हैं, याद रखिएगा, मुहर में हाथी, गेंडा, भैंसा के भी मुहर में चित्र बने हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, पशुपति, हाथी, गेंडा, भैंसा के भी चित्र बने हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधि हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधि हुआ करती थी, मतलब कि जो लोग मर उड़ जाते थे उसका विधि हुआ करते थे कि किस तरह से दफनाना है कि जलाना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधि। पहला होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार जो है जिसमें सबको पूर्ण रूप से जला दिया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि सबको जो है पूर्ण रूप से जला देना चाहिए। ठीक है, ये हिंदू धर्म में किया जाता है। ठीक है, तो दाह संस्कार की कितनी विधि? तो 3 विधि। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की कितनी विधि? अंतिम संस्कार की 3 विधि। जैसे पहला दाह संस्कार, इसमें क्या हुआ करते हैं? तो सबको जला दिया करते हैं, जो कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है। दूसरा है पुनः समाधिकरण विधि। इसमें होता है कि सबको जो है भूमि में दफना दिया जाता है, और ये जो है मुस्लिम धर्म में ज्यादातर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आंशिक समाधि विधि। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंतिम विधि थी, 3 विधि जो थी, जिसमें कि एक आंशिक समाधि विधि हुआ करता था, उसमें जो है सबको पहले पशु पक्षी सबको पहले पशु पक्षी खाते थे। ठीक है, फिर बाद में दफना दिया जाता था। इसका कहना था कि पहले सबको जो है पशु पक्षी को खाने दो, फिर उसके बाद दफना देंगे। ठीक है, और यह प्रथा जो है पारसी धर्म में हुआ करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब देखिएगा, प्रमुख नगर में हड़प्पा जो ये रावी नदी किनारे स्थित है। इसका खोज जो है दयाराम सैनी किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। कोई दिक्कत नहीं। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, याद रखिएगा। नोट में लिखा गया है कि ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? हरयूपिया कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, हड़प्पा से कांस्य युगीन, हड़प्पा जो है, हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं? तो कांस्य दर्पण मिले हैं। हड़प्पा से मिला क्या क्या है? क्या मिला है? तो समझिएगा, कांस्य दर्पण मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक है, और 37 कब्रिस्तान मिले हैं, मछुआरों का चित्र मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र मिला है। ठीक है, शंख का बैल मिला है। तो याद रखिएगा क्या क्या मिला है? तो पहला मिला है कांस्य दर्पण, श्रमिक आवास, 37 कब्रिस्तान, मछुआरों का चित्र। ठीक है, स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा, शंख का बैल, ये सब चीज मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां देखिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसका खोज जो है रखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। कब किए थे? 1922 में किए थे रखाल दास बनर्जी। इसका अर्थ होता है
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, मतलब मृत को जो दफनाए जाते थे उसको मृतकों का टीला कहा जाता था। अब देखिएगा, यह जो है सिंधु नदी के किनारे जो है सबसे बड़ा नगर था। कौन? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर है। ओके, आगे है मोहनजोदड़ो से मिला, क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? तो बृहत स्नानागार मिला है, मलेरिया के साक्ष्य मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, नाव का चित्रण मिला है, पुरोहित आवास मिला है, चमकता हुआ बंदर का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बृहत स्नानागार, मलेरिया का साक्ष्य, नर्तकी की मूर्ति, नाव का चित्रण, पुरोहित आवास, चमकता हुआ बंदर का चित्रण, ये सब मिला है। ठीक है, अब देखते हैं लोथल। लोथल इसे जो है लघु हड़प्पा कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। ओके, अब देखिएगा लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह था। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज कौन किए थे? तो रंगनाथ राव किए थे। लोथल की खोज कौन किए थे? रंगनाथ राव किए थे। रंगनाथ राव किए थे लोथल का खोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, देखिए धौलावीरा। धौलावीरा जो है कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है और यह एक सुव्यवस्थित नगर था। धौलावीरा क्या था? एक सुव्यवस्थित नगर था। ओके, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धौलावीरा का क्या अर्थ होता है? सफेद कुआं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा रंगपुर। रंगपुर जो है ये मादन नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर मादन नदी के किनारे स्थित है और ये अहमदाबाद में पड़ता है। और रंगपुर जो है, रंगपुर की खोज कौन किए थे? तो यह किए थे माधवराव स्वरूप वत्स। माधवराव स्वरूप वत्स किए थे। ठीक है, अब देखते हैं सुतकोद्दा। सुतकोद्दा जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है और इसके खोज पूछेंगे, सुतकोद्दा की खोज कौन किए थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे सुतकोद्दा की खोज। और यहाँ जो है मिट्टी से बना खिलौना मिला है। मिट्टी से बना खिलौना कहाँ से मिला है? तो सुतकोद्दा से मिला है। आगे है भगवानपुर। भगवानपुर जो है यह 13 कमरों वाला मकान है। पूछेगा कि 13 कमरों वाला मकान कहाँ मिला है? तो भगवानपुर से मिला है। आगे है रोपर। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है जो कि पंजाब में पड़ता है। रोपर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और यह एक स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर था। ठीक है, पूछेगा स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर कौन है? तो क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा रोपर। क्या बोलेंगे? रोपर। ओके, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर क्या बोलेंगे? तो रोपर। चलिए आगे। और रोपर कहाँ है? तो पंजाब में है। ओके, अब देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में और राखी गढ़ी जो है यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। राखी गढ़ी की खोज कौन किए थे? सूरजभान किए थे। कौन किए थे? सूरजभान से किए थे। सूरजभान किए थे। ठीक है, और यहाँ जो है तांबे का उपकरण मिला है। तांबे का उपकरण कहाँ से मिला है? तो तांबे का उपकरण जो मिला है ये राखी गढ़ी से मिला है। ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा जो है जिसका अर्थ होता है काली चुड़िया। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चुड़िया। और कालीबंगा पड़ता कहाँ पे है? तो राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, याद रखिएगा। आगे है बनवाली। बनवाली जो है ये रंगोली नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या मिला है? पूछेगा कि कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा जो मिला है, देखिएगा। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चुड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए बनवाली। बनवाली जो है रंगोली नदी किनारे स्थित है। बनवाली रंगोली नदी किनारे स्थित है और इसके खोज कौन किए थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। बनवाली की खोज कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। ओके, और यहाँ से जो है मिट्टी से बना हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी से बना हल मिला है यहाँ से। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।